ओके, टॉपिक देख लीजिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या हम फेज 3 स्टार्ट कर रहे हैं। फेज 1 में हमने इंट्रो पार्ट देखा था, फेज 2 में हमने एरे, स्ट्रिंग, मैथ और कैरेक्टर क्लासेस हमने देखी थी। आज की क्लास में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है फेज 3। फेज 3 में दो टॉपिक मेनली हम रखेंगे, एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और दूसरा है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, ओके। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप जो पढ़ रहे हो ना, तो उसका ये फर्स्ट क्लास में तो मैंने आपको बता दिया था जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों है। तो हम इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 होगा बेसिक्स और पार्ट 2 होगा कंसेप्ट। तो जो पार्ट 1 है ये है बेसिक्स, और पार्ट 2 जो हम पढ़ेंगे आगे चल के वो होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। तो आज की क्लास में बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स हो सकता है कि इस हफ्ते तक चले, है ना, बस छोड़ दो, ज्यादा लगेगा ना तो अपन ऑफ कर। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक्स। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट ही है, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में दे भी देता हूँ, पार्ट 1 मतलब बेसिक्स। अब जो ये बेसिक्स है तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, पॉइंट नंबर 1। इस पॉइंट नंबर 1 पर ही हम पूरा बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंप्लीट करेंगे। तो आप जब भी जावा का प्रोग्राम बनाते हो, जैसे हमने ये प्रोग्राम बनाया, हम जब भी जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो कंपलसरी है कि हम क्या करते हैं, एक क्लास तो क्रिएट करना ही पड़ता है। हेलो वर्ल्ड का भी आप प्रोग्राम बना रहे हो तो एक क्लास हमें क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जावा इज अ क्लास बेस्ड लैंग्वेज? बिना क्लास के आप कुछ कर सकते हो? नहीं। तो जावा इज अ क्लास बेस्ड लैंग्वेज। पॉइंट नंबर 1 हमारा यही आ गया कि जावा इज अ क्लास बेस्ड लैंग्वेज। ओके, जावा इज अ क्लास बेस्ड लैंग्वेज। मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ, बता दूंगा, लेकिन लिखवा इसलिए रहा हूँ मैं क्योंकि ये चीजें अभी की अभी यूज होगी। Point number 2, Java class consists 5 elements। तो जावा के क्लास में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5 एलिमेंट्स होते हैं। अब 5 एलिमेंट अगर मैं कुछ ऐसा आपको बताऊं, क्लास, और क्लास का क्या लिखते हो आप? नाम। सही है, और ये क्लास का स्कोप आपने बना दिया, मतलब क्लास कहाँ चालू होगी कहाँ खत्म होगी आपने बता दिया कर्ली ब्रैकेट से। अब क्लास कंसिस्ट 5 एलिमेंट्स, यानी कि जावा की क्लास के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 5। तो या आप एलिमेंट्स बोलो या आप इसको कंपोनेंट्स बोल सकते हो। ठीक है, एलिमेंट्स बोले या कंसेप्ट हम बोल सकते हैं, कंसेप्ट कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। तो क्लास कंसिस्ट 5 एलिमेंट्स और 5 कंपोनेंट। तो वो 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो क्लास के अंदर होते हैं? पहला है वेरिएबल्स, हम क्लास के अंदर वेरिएबल्स बना सकते हैं। दूसरा, क्लास के अंदर हम मेथड्स बना सकते हैं। तीसरा, क्लास के अंदर, थर्ड कंपोनेंट, क्लास के अंदर क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं। फोर्थ, क्लास के अंदर ब्लॉक्स भी होते हैं। और फिफ्थ है कि क्लास के अंदर एक क्लास भी हो सकती है। ठीक है, क्लास के अंदर एक क्लास भी हो सकती है। तो अंदर अब क्लास है तो हम इसको नाम देते हैं इनर क्लास। क्लियर? तो जावा की क्लास के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5 एलिमेंट्स। नाम याद रखना, ये बेसिक्स जो है, हमने जो पार्ट 1 पढ़ रहे हैं हम बेसिक्स, तो ये नहीं, 5 एलिमेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जावा के अकॉर्डिंग ये काम कैसे करते हैं।
अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है तो ही हम पार्ट 2 अच्छे से समझ पाएंगे, जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, जिसमें इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इंटरफेस ये आते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट्स है इन पे हम ज्यादा फोकस रखेंगे, है ना। तो ये बेसिक्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। तो वेरिएबल्स, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक्स एंड इनर क्लास। इनर क्लास मतलब क्लास के अंदर भी एक क्लास होती है। तो टोटल एलिमेंट्स है 5। तो एक एक करके इन एलिमेंट्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आते हैं वेरिएबल। ओके, फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं वेरिएबल्स। तो हम क्या देख रहे हैं भाई, वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नोट कर लिया, नोट कर लीजिए एक बार। जावा क्लास कंसिस्ट 5 एलिमेंट्स। पॉइंट है वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स एक एक पॉइंट इसमें लिखेंगे और आपको ये याद भी रखना है। ओके, वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा और वैल्यू। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा और वैल्यू। डेटा या वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप वेरिएबल का यूज करते हैं। जैसे लिखा हमने इंट रोल नंबर इक्वल टू 101। तो इसमें 101 कहाँ स्टोर हो रहा है, रोल नंबर। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं where roll number is a variable। और आगे आप लिख भी सकते हैं that store 101। now point number 2। point number 2, जावा में कितने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। there are 3 types of there are 3 types of variables in Java। अब 3 टाइप के वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक है लोकल वेरिएबल, देन इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। कितने टाइप के वेरिएबल है जावा में? 3। लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। ओके, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल जो किसी मेथड, किसी कंस्ट्रक्टर या किसी ब्लॉक के अंदर पाए जाए। लोकल वेरिएबल आर डिफाइंड इनसाइड द methods or constructors और blocks। तो वो वेरिएबल जो किसी मेथड के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर या ब्लॉक के अंदर पाए जाएं, डिफाइन करे जाएं, तो वो क्या कहलाते हैं? लोकल वेरिएबल्स। तो यहाँ पर देखिएगा, वो वेरिएबल्स जो मेथड के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर या ब्लॉक के अंदर हो, ऐसे वेरिएबल क्या कहलाते हैं? लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर साथ साथ बनाते भी जाएं, ये है हमारी क्लास। इस क्लास के अंदर ये क्या है? हमारा मेन मेथड। ठीक है, मेथड। और इस मेथड क्या बोला, लोकल वेरिएबल कहाँ बना सकते हो? मेथड के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर या ब्लॉक के अंदर। अभी कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक तो हमने पढ़ा नहीं है, मेन मेथड को आप अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पर इस मेथड के अंदर हम लिख देते हैं इंट a इक्वल टू 100। तो ये ए वेरिएबल कहाँ पर डिफाइन किया आपने? किसी मेथड के अंदर। तो ये कैसा मेथड है, सॉरी कैसा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट। लैपटॉप में लिख रहे हो ना? अब सेम यही हम किसके लिए करेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर। तो इंस्टेंस वेरिएबल शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं आईवी। इंस्टेंट वेरिएबल्स आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक्स। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पर
मेथड और कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक, वो वेरिएबल जो क्लास के अंदर तो डिफाइन हो लेकिन मेथड या कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के बाहर डिफाइन हो, ऐसे वेरिएबल क्या कहलाते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल। तो अगर मैं इस जगह पे ऐसा लिख दूं इंट b इक्वल टू 200, तो बताइए b वेरिएबल को कहां पर डिफाइन किया गया? क्लास के अंदर तो है लेकिन मेथड के बाहर है, तो ये वेरिएबल क्या हो गया? इंस्टेंस वेरिएबल। आया समझ में? तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको सीखना पड़ेगा कि वेरिएबल को कहां पर या किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। क्योंकि किसी मेथड के अंदर वेरिएबल है तो वो लोकल है, लेकिन क्लास के अंदर है लेकिन मेथड के बाहर है तो वो क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल। अब इसका फायदा नुकसान क्या है? नुकसान तो नहीं, क्या है मतलब इसका फीचर क्या है इनके, वो आगे देखेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं कि कहाँ पर डिफाइन किए जा रहे हैं। नहीं, वो ब्लॉक अलग है, वो अलग है, मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। नेक्स्ट नेक्स्ट है अब देख लेते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल कहाँ पर डिफाइन किया जाता है। तो सेम यही है, static variables are defined inside the class but outside the method constructor block with prefix with prefix static keyword। लेकिन प्रीफिक्स के साथ यूज किया जाता है, प्रीफिक्स के साथ यूज किया जाता है। आया समझ? तो जरा इसको पढ़ें और इसका एग्जाम्पल एक क्रिएट करके देखें। Static variables are defined inside the class but outside the method constructor block with prefix static keyword। यानी कि वो वेरिएबल जो क्लास के अंदर हो लेकिन मेथड कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के बाहर हो, तो वो ये है, ठीक है। लेकिन प्रीफिक्स क्या लगा दिया जाए? स्टैटिक। तो यहाँ पर अगर आगे स्टैटिक लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? स्टैटिक वेरिएबल। आया समझ में? आया? क्लियर है भैया? अब एक क्वेश्चन ये आता है, क्या किसी स्टैटिक वेरिएबल को मेथड के अंदर डिफाइन कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि सबकी पोजीशन सबका जगह बता दी, कौन सा कहां पर डिफाइन करते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो ये है इंस्टेंस, लोकल और स्टैटिक वेरिएबल। तो कहाँ डिफाइन करते हैं, याद हो गया? किसी मेथड या कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के अंदर डिफाइन किए जाने वाले वेरिएबल को क्या बोलते हैं? लोकल। जो किसी क्लास के अंदर हो लेकिन मेथड कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक से बाहर हो तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल। अगर कोई वेरिएबल मेथड के सॉरी क्लास के अंदर है लेकिन मेथड कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के बाहर है लेकिन उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाए तो क्या कहलाएगा? स्टैटिक वेरिएबल। तो अभी हमने ये समझा कि इसको डिफाइन किस तरीके से किया जाता है और कहाँ किया जाता है। डन। अब हम इसके अंदर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखें। ओ ओ ओ ओ लाइट चली गई। सलाहकार है क्या? हाँ, तो अब यहाँ पर आता है कि लोकल वेरिएबल को मेमोरी कहाँ एलोकेट होती है। तो अब यहाँ पर हमें पढ़ना है मेमोरी एलोकेशन। ध्यान रखना है, अब ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। अब मैं बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसके क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं। एमसीक्यू राउंड में इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यानी कि प्रोग्राम देख के आपको आउटपुट, एरर, मिसिंग वैल्यूज को पहचानना। दूसरा, इंटरव्यू में इसके क्वेश्चन कंपलसरी है, पूछे जाएंगे, 100% है, पूछे ही जाएंगे। अब कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये बता नहीं सकते, लेकिन हमें उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, इसलिए डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तीसरा, कोडिंग में आप इसको यूज करते हो लेकिन डायरेक्टली
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ये कैसा आएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही रहेगा, मतलब आप डायरेक्टली कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से आता नहीं, लेकिन एमसीक्यू और इंटरव्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले लोकल वेरिएबल को मेमोरी कहाँ एलोकेट होती है, आंसर है स्टैक, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंस्टेंस वेरिएबल, जो कहाँ डिफाइन करते हैं ये आपको पता है, लेकिन इसको मेमोरी कहाँ मिलती है, नेक्स्ट स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी कहाँ एलोकेट होती है, आंसर है नॉन हीप, या आप जिसको क्लास एरिया बोलते हैं वहां, ओके। ये ध्यान रखना, मेमोरी एलोकेशन कहाँ किसको मिलता है, किसको मेमोरी एलोकेशन कहाँ होती है। तो इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कहाँ एलोकेट होती है, हीप में, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था, पहले भी हमने पढ़ते एरे में पढ़ा था, स्ट्रिंग में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मेमोरी कहाँ मिलती है, ऑब्जेक्ट को मेमोरी कहाँ एलोकेशन होता है, हीप में। तो ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेशन कहाँ होती है, हीप में। इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कहाँ एलोकेट होगी, हीप में। और आपने शायद कॉपी में, आपने कॉलेज में कहीं पढ़ा होगा, मैडम ने एक लाइन लिखवाई होगी आपको, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का एक पार्ट, एक हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक वर्ड आपको दिख रहा है इंस्टेंस, ये भी किससे रिलेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट से। डेटा कहाँ स्टोर होगा, सॉरी मेमोरी कहाँ लोकेट होगी, हीप, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेमोरी एलोकेशन कहाँ हो रहा है ये पता है, लेकिन ये मेमोरी इसको मिलती कब है, ये मेमोरी मिलती कब है। तो मेमोरी एलोकेशन व्हेन, मेमोरी एलोकेशन कहाँ होता है, स्टैक में होता है, लेकिन मेमोरी उसको स्टैक में मिलेगी कब, इस लोकल को। आप ध्यान से देखो, इस लोकल को जब मैं इस मेन मेथड को कॉल करूंगा तभी तो अंदर जा पाऊंगा। जब मैं अंदर जा रहा हूं तभी तो मुझे ए मिल रहा है, यानी कि लोकल वेरिएबल मिल रहा है, तभी तो मेमोरी क्या होगी, एलोकेट होगी। तो जब लोकल वेरिएबल को मेमोरी कब एलोकेट होती है, जब कोई मेथड या कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक कॉल होता है, तब उसके अंदर जो लोकल वेरिएबल है उसको मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। आया समझ में। तो देखो ना, डिफाइन कहा है मेथड पे, तुम मेथड को कॉल ही नहीं करोगे तो अंदर जा पाओगे क्या, नहीं। अंदर ही नहीं जा पा रहे तो मेमोरी एलोकेशन होगी क्या, नहीं। तो मेमोरी एलोकेशन व्हेन मेथड और कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक कॉल्स, ठीक है। अब जैसे ही मेथड को हमने कॉल किया, या मेथड, कोई भी मेथड को कॉल किया, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक को कॉल किया, तो जैसे ही वो कॉल हुआ मेमोरी एलोकेट हुई। अब मेमोरी एलोकेट होने के बाद ये मेथड कभी ना कभी तो खत्म होगा ना, उसकी कॉलिंग कभी ना कभी तो एंड होगी। तो डी एलोकेशन कब होता है, जब कॉलिंग एंड हो जाए, जब कॉलिंग एंड हो जाए। आया समझ में। जैसे कि सिंपल है, इस चेयर पे आप लोग बैठते हो, तो जब 6:30 बजता है तभी आप बैठ जाते हो, 7:30 हो जाता है तो इस मेमोरी लोकेशन को क्या कर देते, छोड़ देते, ठीक है। यही काम हो रहा है ना। सेम, जब मेथड कॉल करोगे तभी लोकल को मेमोरी मिलेगी, जैसे मेथड की कॉलिंग खत्म, मेमोरी भी क्या हो जाएगी, डी एलोकेट, ओके। याद रखें, ये सब आपके क्वेश्चंस हैं। डी एलोकेशन, ऐसे लिखते, डी एलोकेशन, ए गायब है ना, सही लिखा है एलोकेशन। अरे यार, तुमने स्पेलिंग इस तरह से करवा दी ना मेरे से। डी एलोकेशन कब कब होगा, when मेथड और कंस्ट्रक्टर ब्लॉक एंड, ठीक है। जब उनकी कॉलिंग, जब कॉल करेंगे तो मेमोरी मिलेगी, कॉलिंग जैसे खत्म हुई मेमोरी क्या हो जाएगी इनकी, डी एलोकेट हो जाएगी। सेम आते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ओके। अब ये वाला हटा देते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कहाँ मिलती है, हीप में। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल अगर प्रोग्राम में देखा जाए
तो इस बी को मेमोरी एलोकेशन कब होगा इस बी का? ये तो किसी मेथड के अंदर बाउंडेड है नहीं कि उसको कॉल करे तो इसको मेमोरी मिले, ये तो आजाद है। तो भाई इस बी को मेमोरी कब मिलेगी? तो भाई इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कब मिलती है? व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएट, जब ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तब इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी मिलती है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इंस्टेंस को मेमोरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। डीएलोकेशन कब? जब ऑब्जेक्ट क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट का काम खत्म तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय तो इंस्टेंस वेरिएबल को जो मेमोरी मिली थी वो भी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आया समझ में? ये ध्यान रखना है ये पॉइंट। नेक्स्ट, स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी कब मिलती है? कहाँ मिलती है? नॉन हीप एरिया, क्लास एरिया में मिलती है। लेकिन कब मिलती है? क्लास एरिया में उसको मेमोरी कब मिलेगी? ध्यान रखना, जब डॉट क्लास फाइल यानी कि बाइट कोड जब क्लास लोडर में लोड होते हैं ना वेरिफिकेशन के लिए, तभी इनको मेमोरी एलोकेट हो जाती है। जब डॉट क्लास फाइल मतलब बाइट कोड, आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है फिर बाइट कोड बनता है ना, वो बाइट कोड जब क्लास लोडर में लोड होता है वेरीफाई होने के लिए, उस समय इसको क्या मिल जाएगी? मेमोरी एलोकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? व्हेन प्रोग्राम स्टार्ट्स, व्हेन प्रोग्राम स्टार्ट्स, जब प्रोग्राम स्टार्ट ही होगा तो सबसे पहले स्टैटिक को मेमोरी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसका डीएलोकेशन कब होगा? जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो मेमोरी एलोकेशन हुई, प्रोग्राम जैसे ही खत्म हो जाता है तो मेमोरी भी स्टैटिक की क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो प्रोग्राम आया समझ में? तो मेमोरी कहाँ मिलती है, कब मिलती है, कब डीएलोकेशन होता है, ये तीनों आपको याद रखना है। बिकॉज अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले वेरिएबल का तो आप ये थोड़ा ना बताओगे वेरिएबल या वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। आपको पूरा उसको बताना है। उसने वेरिएबल पूछा तो देखो हमने कितना पढ़ा है, इतना पढ़ा है, तो आपको बताना है। हो सकता है कि उस समय आपको बहुत सारे पॉइंट याद ना हो, लेकिन कम से कम इतने पॉइंट तो आप बताओ, दो तीन सेंटेंस तो आप कम से कम बताओ। ठीक है, एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कहाँ एलोकेट होती है, नीचे दिए गए चार ऑप्शन में बताइए, तो क्या हीप में? तो आपको सेलेक्ट क्या करना है? ठीक है, नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन को ऐसा घुमा के पूछ लिया जाए ये वो कौन सा वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है? इंस्टेंस, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तभी इंस्टेंस को मेमोरी मिलेगी। ठीक है, आया समझ में? वो कौन सा वेरिएबल है जो पूरे क्लास पर डिपेंडेंट है? स्टैटिक। वो कौन सा वेरिएबल है जो किसी ब्लॉक पर डिपेंडेंट है? लोकल। वो कौन सा वेरिएबल है जो किसी मेथड पर डिपेंडेंट है? वो कौन सा वेरिएबल जो किसी कंस्ट्रक्टर पर डिपेंडेंट है? आया समझ में? तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो मैंने तो आपको एक लाइन में समझा दिया, मैंने कोई सेंटेंस को नहीं परफॉर्म बनाया, लेकिन इतना मैंने बता दिया कि आप चीजें समझ जाओ। आया समझ? कोई डाउट? ये याद रखोगे आप? कल एक टेस्ट ले ले छोटा सा, इसका तो नहीं लेंगे लेकिन पुराने वाले और इसको मिला के टेस्ट। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट आई। नेक्स्ट पार्ट आते हैं, हम देखेंगे अब नंबर 2 जो क्या है? मेथड। मेथड्स, ध्यान रखिएगा, थोड़ा ऊपर चल के मैं वापस आपको बता दूं, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स या 5 कंपोनेंट, इन सब का अपना अपना काम है। ठीक है, लेकिन कोई किसी के काम में ऐसे दखलंदाजी नहीं करता, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। वेरिएबल का काम क्या है? वेरिएबल तेरा काम है सिर्फ डेटा को स्टोर करना। ठीक है, मेथड का काम क्या है? तो मेथड का एक स्पेसिफिक काम होगा, कंस्ट्रक्टर का एक स्पेसिफिक काम होगा, ब्लॉक का एक स्पेसिफिक काम होगा, और इनर क्लास का भी कोई स्पेसिफिक काम है।
तो हर एक कंपोनेंट का अपना अपना एक स्पेसिफिक काम है। आया समझ? तो वेरिएबल आपने क्लियर। नेक्स्ट आते हैं मेथड। मेथड में पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। मेथड्स क्या होते हैं? अभी अपन एक मेथड, अभी तक जितने भी प्रोग्राम हमने बनाए क्लास में, उसमें हमने क्या कहाँ प्रोग्रामिंग करी? किसी मेथड के अंदर। और कौन सा मेथड? मेन मेथड, क्योंकि अभी तक हमने वही पढ़ा था। ठीक है, मेथड, मेथड के अंदर ही लिखा था। तो ध्यान रखना, जब भी आपको कोई टास्क दिया जाए तो उसको कहाँ इंप्लीमेंट करोगे? मेथड के अंदर। कोई ऑपरेशन दिया जाए तो कहाँ उसको इंप्लीमेंट करोगे? मेथड के अंदर। यानी कि कोई भी प्रोग्रामिंग आपको करनी जिसमें लॉजिक्स आपको लिखने हैं, ठीक है, वो कहाँ लिखोगे? मेथड के अंदर। क्योंकि आगे चल के आप पढ़ोगे यूनिट टेस्टिंग, और यूनिट टेस्टिंग में क्या टेस्ट होता है? आपके मेथड्स ही टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो मेथड्स क्या हैं? तो मेथड्स आर यूज टू राइट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के लॉजिक लिखने की जगह कौन सी है? मेथड। क्या है भाई साहब? मेथड। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट आप साथ साथ लिख रहे हो ना कि समझ रहे हो? चलो ठीक। मेथड्स आर यूज टू राइट लॉजिक्स ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के लॉजिक लिखने की जगह कौन सी है? मेथड। इसमें और कोई काम ना करे, लॉजिक लिखने का काम। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ मेथड्स। भाई जावा में कितने टाइप के मेथड्स होते हैं? जावा में कितने टाइप के मेथड होते हैं? तो आप बोलोगे सर एक प्री डिफाइंड मेथड होता है, एक यूजर डिफाइंड मेथड होता है। नहीं सर, एक होता है इंस्टेंस मेथड और एक होता है स्टैटिक मेथड। इंस्टेंस मेथड्स एंड स्टैटिक मेथड्स। जो इंस्टेंस मेथड है, इनको नॉन स्टैटिक मेथड्स भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंस्टेंस मेथड को नॉन स्टैटिक मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, अब जैसा हमने वेरिएबल के टाइप लिखे थे, है ना, 3 टाइप के होते हैं, फिर हमने प्रोग्राम में जाके पहचाना था कि कहाँ कहाँ लिखे जा सकते हैं, डिफाइन कहाँ होंगे। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे? मेथड्स देखेंगे कि ये प्रोग्राम में कैसे दिखते हैं। ठीक है, इंस्टेंस मेथड और स्टैटिक मेथड। यहाँ पर आइए, ये मैं अभी 2 मिनट के लिए हटा रहा हूँ उसको। मैं यहाँ पर एक मेथड बना रहा हूँ वॉइड शो। एक मेथड है शो मेथड, और एक मैं बना रहा हूँ वॉइड डिस्प्ले। लेकिन इस डिस्प्ले के आगे मैंने लगा दिया स्टैटिक। तो मुझे बताओ इस प्रोग्राम में कितने इंस्टेंस मेथड है और कितने स्टैटिक मेथड है? आजी बताओ तुम सलोनी, कितने स्टैटिक मेथड है और कितने इंस्टेंस मेथड? हाँ, भी एक है ना? इंस्टेंट इंस्टेंस मेथड कितने हैं? एक। स्टैटिक कितने हैं? 2। ये 2 को पहचाना कैसे? किसी मेथड के नाम के आगे अगर स्टैटिक लग जाए तो वो क्या हो गए? स्टैटिक मेथड हो गए ना। तो देख के कैसे पहचान सकते हो कि मेथड कौन सा है? नाम से, है ना। किसी के नाम के आगे अगर स्टैटिक लगा है तो वो स्टैटिक मेथड। नहीं लगा है, शो में देखो क्या लगा है? स्टैटिक। नहीं, तो वो क्या है? क्या है बेटा, वो क्या है? इंस्टेंस मेथड या नॉन स्टैटिक मेथड। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, मेथड जब भी आप लिखते हो तो मेथड का नाम और आगे क्या लगता है? पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस, जिसको आप आम भाषा में स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। मेथड के आगे क्या मिलता है आपको? वॉइड। सॉरी, मेथड के आगे क्या है? ये रिटर्न टाइप। ठीक है, यानी कि जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा, ये मेथड मुझे रिटर्न में क्या देगा? तो अभी हमने इस मेथड की डेफिनेशन में क्या लिख दिया? वॉइड। मतलब जब हम शो मेथड को कॉल करेंगे तो रिटर्न में कुछ नहीं देगा। वॉइड मतलब नथिंग। ठीक है, वॉइड का मतलब कुछ भी नहीं, ये कुछ रिटर्न में नहीं देगा। लेकिन इसी जगह हम कर देते हैं इंट। तो जब हम इस शो मेथड को कॉल करेंगे तो रिटर्न में क्या देगा? एक इंटीजर वैल्यू देना इसको कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ लिख देते हैं डबल, डबल बोले तो
अगर हम शो मेथड को कॉल करेंगे तो कंपलसरी हो जाएगा कि शो मेथड रिटर्न में हमें क्या देगा, जब एंड होने वाला हो ना तो रिटर्न में क्या देगा, डबल टाइप की वैल्यू देगा। आया समझ में? हमें कुछ नहीं चाहिए तुझसे, तो क्या लिखेंगे, वॉइड। वॉइड मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। जब शो को कॉल करेंगे तो ये रिटर्न में कुछ नहीं देगा, क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा है, मैं कुछ नहीं दूंगा, वॉइड। आया समझ? अरे भाई साहब कोई डाउट नहीं? क्लियर? तो देख के पहचान लिया कि कौन सा स्टैटिक कौन सा इंस्टेंस। अब चलिए मेथड में हम क्या लिखते हैं, लॉजिक। ऐसा हमने पहली लाइन में लिखा है, मेथड्स आर यूज्ड टू राइट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। तो एक छोटा सा लॉजिक लिख देते हैं हेलो प्रिंट करने का। ठीक है, एक में हेलो प्रिंट कर देंगे, एक में हाई प्रिंट कर देंगे। अब यहां से आपकी कहानी अब चालू होती है। प्रिंट हेलो, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, हाय, और इधर लिख देंगे हम बाय, हाय एंड बाय। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में तीन मेथड है। एक तो मेन मेथड है। क्यों? मेन मेथड क्या काम करता है, जेवीएम। प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा, मेन से ही। जेवीएम मेन मेथड को कॉल करेगा तभी तो प्रोग्राम रन करेगा। सेव करते हैं और इसको हम रन कराते हैं। जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट। यहां पर आंसर क्या दिया, बाय। कौन सा मेथड रन हुआ, मेन मेथड, क्योंकि जेवीएम मेन मेथड को कॉल करेगा तो प्रोग्राम रन होगा, अंदर जाएगा तो क्या प्रिंट कर देगा, बाय। लेकिन ये शो और डिस्प्ले मेथड तो कॉल ही नहीं हुए। ठीक है, शो और डिस्प्ले मेथड क्या कॉल हुए, नहीं। तो अब हमें ये याद रखना है कि कॉल कैसे किया जाता है। डन। तो अब यहां पर आ गए नेक्स्ट पॉइंट, रूल्स। घर जाना है क्या किसी को, रूल्स। सबने मना कर दिया इसलिए आगे बोल रहा हूं। कौन से रूल्स, मेथड इन्वोकेशन के रूल्स है। इन्वोकेशन को हम आम भाषा में बोलेंगे कॉलिंग। ठीक है, मेथड को कॉल करवाने के कुछ नियम, रूल्स। नेक्स्ट, तो मेथड को कॉल करने के रूल्स क्या है। कितने टाइप के मेथड होते हैं पूरे जावा में, दो, इंस्टेंस और स्टैटिक। तो इंस्टेंस मेथड एंड स्टैटिक मेथड। मैं रूल लिखवा रहा हूं, रूल नंबर 1, अगर इंस्टेंस मेथड से किसी अनदर इंस्टेंट मेथड को आप कॉल कर रहे हो तो कैसे कॉल कर पाओगे, इंस्टेंस मेथड से ही इंस्टेंस मेथड को कॉल कर रहे हो तो डायरेक्टली उसके नाम से कॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं रूल इसलिए बता रहा हूं ताकि घर जाके आप प्रैक्टिस करो तो कल की क्लास अपनी ऐसी ना जाए। आया समझ? इंस्टेंस मेथड से किसी अनदर इंस्टेंस मेथड को कॉल कर रहे हैं तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टेंस मेथड लिखो चाहे इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस मेथड से किसी अनदर इंस्टेंस मेथड को या इंस्टेंस वेरिएबल को आप डायरेक्टली उसके नाम से कॉल कर सकते हैं। रूल नंबर 2, इंस्टेंस मेथड से अगर हमें कॉल करना है स्टैटिक मेथड या स्टैटिक वेरिएबल, ये दोनों चीजें पढ़ा दी, मतलब मेथड और वेरिएबल। ठीक है, मैं सिर्फ कॉलिंग बता रहा हूँ, बाकी हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन कॉलिंग पता होनी चाहिए। तो इंस्टेंस मेथड से किसी स्टैटिक मेथड को या स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करना है तो कैसे कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट बना के। बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं हो। आया समझ में? कोई डाउट? तो ऑब्जेक्ट कब बनेगा कॉलिंग में, ऑब्जेक्ट कब बनाने की जरूरत पड़ेगी, जब हम, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती कर दी। इंस्टेंस मेथड से यहां पर आएगा क्लास के नाम से। कैसे कॉल करना पड़ेगा, क्लास नेम से, क्लास के नाम से कॉल करना पड़ेगा।
तो इंस्टेंस से स्टैटिक कैसे कॉल करोगे? क्लास के नाम से। हमने शायद लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, मैथ क्लास, अपने ये कैरेक्टर क्लास, इसमें मेथड कैसे थे? स्टैटिक मेथड्स। तो क्लास के नाम से कॉल करना पड़ा था, देखा था ना, इज लेटर, कैरेक्टर डॉट इज लेटर, मैथ डॉट एबीएस, मैथ डॉट मैक्स। तो मैथ क्या थी? क्लास। कैरेक्टर क्या थी? क्लास। उसका नाम लिखा, डॉट मतलब कॉल करा किसको? एबीएस मेथड को, या जो भी मेथड है उसके स्टैटिक मेथड को। तो क्लास के नाम से ही स्टैटिक को कॉल किया जाता है। रूल नंबर 3 ये है कि अगर स्टैटिक मेथड से हमें इंस्टेंस मेथड या इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्ट के कॉलिंग नहीं होगी। स्टैटिक से इंस्टेंस कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट बना के, स्टैटिक से इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 4, स्टैटिक मेथड से अगर हम किसी अनदर स्टैटिक मेथड या किसी स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करना चाहें तो भी हम क्लास का नाम यूज करेंगे। ठीक है, आया सर समझ में? तो स्टैटिक को कहीं से भी कॉल करो, इंस्टेंस से स्टैटिक कॉल करवाओ या स्टैटिक से स्टैटिक कॉल करवाओ, तो स्टैटिक जब कॉल होगा तो क्लास के नाम से ही कॉल होगा। इंस्टेंस से इंस्टेंस डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, स्टैटिक से इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना के कॉल। ठीक है, आया समझ में? तो ये 4 रूल आपको याद रखना है। कल तक आप ये 4 रूल याद करें। इन 4 रूल के बेसिस पे मैं प्रोग्राम आपको कल से चालू कर दूंगा करना। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपन कल।